तो बच्चों हमने फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 7 द इंटरव्यू पढ़ा था। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज़ ऑन इंटरव्यूज़। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इंटरव्यू के बारे में कुछ पॉजिटिव व्यूज़, कुछ अच्छी बातें, इंटरव्यू की कुछ मेरिट्स बतानी है। चैप्टर में बच्चों हमने इंटरव्यू के बारे में मिक्स ओपिनियंस पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इंटरव्यू को पसंद नहीं करते, और हमने इंटरव्यू के बारे में कुछ अच्छी बातें भी पढ़ी थी। तो हमारा क्वेश्चन है कि इंटरव्यू की कुछ मेरिट्स हमें बतानी है, कुछ अच्छी बातें हमें बतानी है। आंसर, इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म एन इंटरव्यू इज सोर्स ऑफ ट्रूथ। तो बच्चों अपने हाईएस्ट फॉर्म में यानी इंटरव्यू की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि इंटरव्यू एक सोर्स है, किसका? ट्रूथ का, सच जानने का। तो यानी जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, जब किसी व्यक्ति से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम उसके बारे में सच जान पाते हैं। ऐसी बातें जो कि शायद वो जनरली हमें ना बताए, लेकिन वो बातें भी इंटरव्यू के थ्रू हम उस व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। इन प्रैक्टिस इट इज़ एन आर्ट। और प्रैक्टिस में अगर इसकी जहाँ हम अच्छे से करें तो इंटरव्यू एक आर्ट है, इंटरव्यू लेना भी एक कला है। इंटरव्यू इज़ द कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। और जो पत्रकारिता है, जितने भी पत्रकार हैं उन लोगों के लिए इंटरव्यू एक कॉमन प्लेस है, सभी जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेते हैं। इट इज़ अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के लिए अपनी सेलिब्रिटीज़, अपने कंटेम्प्रेरीज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए सबसे अच्छा सर्विसेबल मीडियम अगर कोई है तो वो क्या है? इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू की मेरिट्स क्या हैं कि हम अपने कंटेम्प्रेरीज के बारे में, अपनी सेलिब्रिटीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें, उनका सच जान पाते हैं। और इंटरव्यू लेना एक आर्ट है। एक अच्छा जर्नलिस्ट अगर बनना है तो इंटरव्यू लेना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why do most celebrity writers despise being interviewed? तो जितने भी सेलिब्रिटी राइटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े फेमस राइटर्स हैं, वो इंटरव्यू देना डेस्पाइज, नापसंद क्यों करते हैं? उन्हें इंटरव्यू देना अच्छा क्यों नहीं लगता? क्यों वो इंटरव्यू को पसंद नहीं करते? आंसर, most celebrity writers despise being interviewed because they consider interview as an unwarranted intrusion into their lives। तो अधिकांश सेलिब्रिटी राइटर्स, बड़े बड़े राइटर्स इंटरव्यू देना पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि इंटरव्यू एक अनवारंटेड इंट्रूजन है, एक गैर कानूनी, एक अनुचित इंट्रूजन है, हस्तक्षेप है उनकी लाइफ में। Some of them feel that it somehow diminishes them। और वो ऐसा भी फील करते हैं कि इंटरव्यू जो है वो उनको डिमिनिशेस यानी उनकी पॉपुलैरिटी कम कर देता है। लोगों को उनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट पता चल जाते हैं जिन्हें कि वो बताना नहीं चाहते। इसीलिए जो राइटर्स हैं वो इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि वो विक्टिम्स बन जाते हैं और उनकी लाइफ के बारे में लोगों को पता चल जाता है, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the belief in some primitive cultures about being photographed? तो बच्चों हमने पढ़ा था कि प्रिमिटिव कल्चर्स में, पुराने समय में जब कोई व्यक्ति किसी का फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट बनाता था, तस्वीर बनाता था, तो उस समय में क्या माना जाता था कि लोगों में क्या बिलीफ था? तो पुराने समय में किसी की तस्वीर बनाने में लोगों का क्या बिलीफ था? आंसर, इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स इट इज़ बिलीव्ड दैट if one takes a photographic portrait of somebody then one is stealing that person's soul। तो पुराने समय में अगर एक व्यक्ति किसी का फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट बना रहा है, तस्वीर बना रहा है कैनवास पे, तो ऐसा माना जाता था कि वो उसकी सोल को स्टील कर रहा है, यानी कि वो उसकी आत्मा को भी उस कैनवास पे उतार रहा है। उस व्यक्ति की आत्मा यानी उसका जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है, उसका जो रियल है, उसका जो सच है, वो भी उस व्यक्ति को पता चल जाता था। उसे भी वो अपने कैनवास पे, अपने उस पोर्ट्रेट में उभार सकता था, बता सकता था। तो ये बिलीफ था प्रिमिटिव कल्चर्स में पुराने समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you understand by the expression
थंब प्रिंट्स ऑन द विंड पाइप। तो बच्चों हमने चैप्टर में पढ़ा था थंब प्रिंट्स ऑन द विंड पाइप। तो हमारा क्वेश्चन है कि इस एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है इसका थंब प्रिंट्स ऑन विंड पाइप। आंसर, द एक्सप्रेशन thumbprints on the windpipe suggest the pressure that causes suffocation and strangulates someone by choking the windpipe। तो बच्चों thumbprints on the windpipe का मतलब क्या होता है कि जो विंड पाइप है, जो हमारी सांस लेने की नली है, उसको इतनी जोर से कोई दबा दे कि उसके निशान, उसके हाथों के निशान उस पर आ जाए। तो एक्चुअल में इस बात का मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब है कि वो प्रेशर, इतना प्रेशर से उसको दबाया जाता है कि एक व्यक्ति सफोकेट हो जाता है, उसका दम घुट जाता है और उसका जो विंड पाइप है वो चौक हो गया, उसको इतनी जोर से दबाया कि वो सांस नहीं ले पा रहा, वो सफोकेट हो जाता है, उसका दम घुटने लगता है। द प्रेशर ऑन द विंड पाइप इज सो इंटेंस, और जो प्रेशर है यानी कि इतनी जोर से विंड पाइप को दबाया जाता है, दैट प्रिंट्स ऑफ द थम्स आर विजिबल देयर, कि हमारे जो हाथों के निशान हैं वो भी उस विंड पाइप पर दिखने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि कोई विंड पाइप को इतनी जोर से दबा दे कि हम चौक हो जाए, हम सांस नहीं ले पाए, और इतनी जोर से दबाया जाए कि जो हाथों के निशान हैं वो भी वहाँ पे विजिबल हो, वो भी वहाँ पे हम आराम से देख सकते हैं। और ये एक्सप्रेशन जो था ये यूज़ क्यों किया गया था कि इंटरव्यू देना उसी तरह से है, मतलब इंटरव्यू देते समय एक व्यक्ति ऐसा फील करता है कि वो चौक हो गया, वो सांस नहीं ले पा रहा, वो सफोकेटिंग सा फील करता है। तो ये एक्सप्रेशन यूज़ की गई थी ये दिखाने के लिए कि इंटरव्यू लेना कितना गलत काम है, एक व्यक्ति किस तरह से वो फील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who in today's world is our chief source of information about personalities। तो आज के समय में अगर हम पर्सनैलिटीज़ के बारे में, अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारा चीफ सोर्स, हमारा सबसे मेन सोर्स कौन है, यानी कि किसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारी सेलिब्रिटीज़ के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। आंसर, in today's world our chief source of information about personalities is the interviewer। तो आज के समय में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का सबसे मेन सोर्स जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं वो कौन होता है, इंटरव्यूअर, वो व्यक्ति जो कि इंटरव्यू लेता है। We get most vivid impression of our contemporaries through interviews। और ऐसा क्यों, क्योंकि हम अपने कंटेम्प्रेरीज, अपने समकालीन लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाते हैं, कैसे, इंटरव्यू के द्वारा ही। तो मेन सोर्स कौन है, इंटरव्यूअर है, वो व्यक्ति जो कि इंटरव्यू ले रहा है, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि वो जितने क्वेश्चन पूछेगा, जिस तरह से पूछेगा, तभी हम अपने सेलिब्रिटीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Do you think Umberto Eco likes being interviewed? Give reasons for your opinion। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि आपको क्या लगता है कि जो अम्बर्टो इको थे उनको इंटरव्यू देना पसंद था। तो हमें बताना है कि हाँ उन्हें पसंद था, या फिर अगर हमें लगता है कि नहीं उन्हें पसंद नहीं था तो हम लिख सकते हैं कि नो उन्हें पसंद नहीं था। और हमें अपनी ओपिनियन, यानी कि अगर हम यस लिख रहे हैं तो हमारी ओपिनियन है यस, अगर हम नो लिख रहे हैं तो वो हमारी ओपिनियन है। तो हमें हमारी ओपिनियन का रीज़न देना है। अगर हमारा आंसर यस में है तो हमें रीज़न देना है कि हम यस, हमें क्यों लगता है ऐसा। अगर हमारा आंसर नो में है तो हमें उसका रीज़न देना है कि हमें ऐसा क्यों लगता है। आंसर, आई थिंक अम्बर्टो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड। तो बच्चों मेरी ओपिनियन में मुझे लगता है कि अम्बर्टो इको को इंटरव्यू देना पसंद था। और ऐसा क्यों लगता है तो उसका रीज़न क्या है। एन इटालियन नॉवेलिस्ट गिविंग हिज असेंट टू एन इंडियन जर्नलिस्ट फॉर बीइंग इंटरव्यूड एंड हिज फ्रैंक एंड डिटेल्ड आंसर शो दैट ही लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड। तो उनको इंटरव्यू देना पसंद था, ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो एक इटालियन
नॉवेलिस्ट थे, हमने पढ़ा था वो इटली में रहने वाले थे, वहाँ के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने अपना एसेंट, अपनी सहमति, अपनी परमिशन दी थी एक इंडियन जर्नलिस्ट को कि वो उसका इंटरव्यू ले। और इसके अलावा उन्होंने इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चंस का आंसर दिया था वो उन्होंने बहुत फ्रैंक होके दिया था और बहुत ही डिटेल में आंसर दिया था। यानी कि उन्होंने उनसे जो भी पूछा गया उन्होंने कोई भी बात छुपाई नहीं, बिल्कुल फ्रैंकली, बिल्कुल खुल के और बिल्कुल विस्तार से उन्होंने हर क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो ये बात हमें दिखाती है कि उन्हें इंटरव्यू देना वास्तव में पसंद था। तो वो किसी भी बात पे गुस्सा नहीं हुए, किसी भी क्वेश्चन के लिए उन्होंने मना नहीं किया, कोई भी बात उन्होंने छुपाई नहीं। उन्होंने बिल्कुल फ्रैंकली, बिल्कुल ओपनली और बिल्कुल डिटेल में हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अम्बर्टो इको को इंटरव्यू देना पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? तो हमें बताना है कि अम्बर्टो इको को इतना सारा राइटिंग वर्क करने के लिए टाइम कैसे मिलता था। हमने पढ़ा था कि वो चिल्ड्रन बुक्स भी लिखते थे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी लिखते थे, एकेडमिक टेक्स्ट भी लिखा करते थे और यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर भी थे, नॉन फिक्शन वर्क भी करते थे, फिक्शन वर्क भी करते थे, नॉवेल्स भी लिखते थे। तो कितनी सारी क्रिएटिव राइटिंग, नॉन फिक्शनल राइटिंग वो किया करते थे। तो इतना सारा राइटिंग वर्क करने के लिए उन्हें टाइम कैसे मिलता था? आंसर, अम्बर्टो इको एक्सप्लेन्स हिज मेथड ऑफ वर्किंग। तो ये क्वेश्चन मुकुंद पद्मनाभन ने भी उनसे इंटरव्यू में पूछा था कि आप एक व्यक्ति एक ही समय में इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं। तो अम्बर्टो इको ने बताया था कि उनका जो काम करने का मेथड है, काम करने का तरीका है, वो क्या है। ही यूटिलाइजेज द टाइम अवेलेबल टू हिम टू द मैक्सिमम। तो वो इतना सारा राइटिंग वर्क इसीलिए कर पाते थे क्योंकि उनके पास जितना भी टाइम था उसका वो मैक्सिमम यूटिलाइज करते थे। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वो अपना टाइम यूज़ किया करते थे, वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते थे। ही मेक्स यूज़ ऑफ द इंटरस्टाइज ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन द लाइफ। और हमने पढ़ा था, उन्होंने बताया था कि जिस तरह से इस यूनिवर्स में इतना सारा एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है, उसी तरह से हमारी लाइफ में भी खूब सारी खाली जगह है और वो इसी एम्प्टी स्पेस का, इसी खाली जगह का यूज़ किया करते थे। दिस मोमेंट्स बिटवीन वन एक्शन एंड द अदर प्रोवाइड हिम टाइम फॉर क्रिएटिव वर्क। और ये इंटरस्टाइज क्या है? दो कामों के बीच का समय। तो दो कामों के बीच का जो खाली समय है वो इस खाली समय का यूज़ करते थे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, अपनी क्रिएटिव राइटिंग करने के लिए। तो उनको इतना समय इसीलिए मिल पाता था कि वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते थे और दो कामों के बीच का जो खाली समय है वो उसमें भी काम किया करते थे, वो उसमें भी अपनी क्रिएटिव राइटिंग कर लिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट वॉज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल? तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो अम्बर्टो इको थे उनके जो राइटिंग स्टाइल थी, उनके जो लिखने का तरीका था वो रेगुलर राइटिंग स्टाइल से अलग था। डिस्टिंक्टिव यानी डिफरेंट। तो उनकी राइटिंग स्टाइल में ऐसा क्या था जो कि रेगुलर राइटिंग स्टाइल से उनके स्टाइल को डिफरेंट करता था, डिस्टिंक्टिव करता था, अलग बनाता था? आंसर, अम्बर्टो इको's एकेडमिक राइटिंग स्टाइल इज़ क्वाइट डिस्टिंक्टिव। तो जो अम्बर्टो इको की राइटिंग स्टाइल थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी रेगुलर राइटिंग स्टाइल से। इट हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। और कैसे अलग थी? उनकी राइटिंग स्टाइल प्लेफुल थी। प्लेफुल मतलब उसमें फ़न था, उसमें पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगती थी, पढ़ने में इंटरेस्ट आता था और उसमें एक पर्सनल टच था। उसको पढ़ के हम समझ सकते थे कि ये अम्बर्टो इको का राइटिंग वर्क है। अम्बर्टो इको का एक पर्सनल टच उनके स्टाइल में देखने को मिला करता था। इट इज़ अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। और इसीलिए उनकी जो स्टाइल थी वो जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल थी उससे बिल्कुल अलग थी। ऐसा लगता था कि अम्बर्टो इको ने जो रेगुलर राइटिंग स्टाइल है उसको छोड़ के, उसको वहाँ से वो क्या हो गए, डिपार्चर हो गए, यानी उसको छोड़ के वो चले गए और उन्होंने अपनी खुद की एक नई राइटिंग स्टाइल बना ली
होती थी, विच इज़ यूजुअली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। और जो रेगुलर राइटिंग स्टाइल होती थी हमेशा से, वो कैसी होती थी? डीपर्सनलाइज्ड, यानी कि राइटर का पर्सनल टच उसमें बिल्कुल नहीं होता था। वो बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा बोरिंग होती थी, यानी कि रीडर्स को पढ़ के कोई मज़ा नहीं आता था, कोई फ़न, कोई उनको इंटरेस्ट नहीं आता था, बहुत बोरिंग वो हुआ करती थी और किसी भी राइटर का पर्सनल टच उसमें नहीं हुआ करता था। ये थी रेगुलर राइटिंग स्टाइल और अम्बर्टो इको ने इस राइटिंग स्टाइल को छोड़ के एक नई राइटिंग स्टाइल बनाई थी और उनकी राइटिंग स्टाइल पर्सनल टच के साथ थी और प्लेफुल थी और लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा करती थी। तो ये डिफरेंस था अम्बर्टो इको की राइटिंग स्टाइल में और जो रेगुलर राइटिंग स्टाइल इतने सालों से चली आ रही थी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड अम्बर्टो इको कंसिडर हिमसेल्फ अ नॉवेलिस्ट फर्स्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्बर्टो इको स्वयं को क्या मानते थे? क्या वो खुद को एक नॉवेलिस्ट मानते थे पहले, या फिर वो खुद को एक एकेडमिक स्कॉलर मानते थे? हमने बच्चों चैप्टर में पढ़ा था कि अम्बर्टो इको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे, स्कॉलर भी थे, एक बहुत फेमस राइटर भी थे जो कि आर्टिकल्स भी लिखते थे, चिल्ड्रन बुक्स भी लिखते थे, एकेडमिक टेक्स्ट भी लिखते थे और नॉवल भी लिखते थे। तो हमें ये बताना है कि अम्बर्टो इको खुद को क्या कंसिडर करते थे, क्या मानते थे? एक नॉवेलिस्ट मानते थे पहले या एक एकेडमिक स्कॉलर मानते थे? आंसर, अम्बर्टो इको कंसिडर हिमसेल्फ एन एकेडमिक स्कॉलर फर्स्ट एंड अ नॉवेलिस्ट लेटर। तो बच्चों जो अम्बर्टो इको थे वो खुद को क्या मानते थे? एक एकेडमिक स्कॉलर मानते थे पहले और एक नॉवेलिस्ट बाद में मानते थे। ही मेक्स हिज प्रेफरेंस क्लियर बाय सेइंग, और उन्होंने अपनी प्रेफरेंस बिल्कुल क्लियर कर दी थी। प्रेफरेंस यानी उनकी क्या पसंद है, उनकी लाइफ में उनकी क्या प्रायोरिटी है, इसको उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था ये कहते हुए, आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। तो ये अम्बर्टो इको का ही स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को क्या मानता हूँ कि मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ जो कि संडेज़ को नॉवल लिखा करता है, यानी कि मेरा पहला काम क्या है? मैं पहले एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ, वही मेरी आइडेंटिटी है। और जब संडे होता है, संडे का मतलब फ्री टाइम, तो जब मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं सिर्फ तभी नॉवल लिखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा मेन काम, फर्स्ट काम नॉवल लिखना है। मेरा फर्स्ट काम है कि मैं यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हूँ और जब मुझे वहाँ से समय मिलता है, जब मुझे वहाँ से फ्री टाइम मिलता है, संडेज़ मिलते हैं या कोई और हॉलीडे मिलता है, मैं तभी नॉवेल्स लिखता हूँ। ऑन वीक डेज ही अटेंड्स एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड डज अदर स्कॉलरली एंड नॉन फिक्शनल वर्क। और बाकी दिनों में वो क्या करते थे? वो कॉन्फ्रेंस अटेंड किया करते थे जो कि कैसी होती थी? एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, यानी कि जिन कॉन्फ्रेंस में सारे प्रोफेसर, स्कॉलर्स आया करते थे, वो ऐसी कॉन्फ्रेंस अटेंड किया करते थे और जो उनका नॉन फिक्शन वर्क होता था वे वो किया करते थे और अपना सारा स्कॉलरली वर्क वो किया करते थे। तो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, उन्होंने बताया था कि मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ लेकिन कभी भी पेन क्लब की मीटिंग नहीं अटेंड करता। राइटर्स की, पोइट्स की जो मीटिंग होती है मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन जो एकेडमिक कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पे सारे प्रोफेसर, स्कॉलर्स आते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं उनकी मीटिंग्स अटेंड करता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को उसी कम्युनिटी का मानता हूँ, उन्हीं एकेडमिक कम्युनिटी का एक मेंबर मैं खुद को मानता हूँ। हमारा आंसर है कि वो अपने आप को एक नॉवेलिस्ट नहीं बल्कि एक एकेडमिक स्कॉलर पहले माना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल द नेम ऑफ द रोज़? तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अम्बर्टो इको का नॉवल था द नेम ऑफ द रोज़, उसकी इस ह्यूज सक्सेस, उसकी इस विशाल सफलता के पीछे क्या रीज़न था, क्या कारण था? यानी उनका ये नॉवल द नेम ऑफ द रोज़ इतना ज़्यादा सफल क्यों हो गया था, क्या रीज़न था उसके पीछे? आंसर,
द नेम ऑफ द रोज़ इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नॉवल। तो ये जो नॉवल था द नेम ऑफ द रोज़, ये कुछ अलग तरह का नॉवल था। इट इज़ क्वाइट सीरियस नॉवल, और ये बहुत ज़्यादा सीरियस नॉवल था। इसकी जो विषय वस्तु थी, इस नॉवल की जो थीम थी, वो बहुत ज़्यादा गंभीर थी। इट इज़ अ डिटेक्टिव स्टोरी एट वन लेवल, और स्टार्टिंग में एक लेवल तक तो ये सिर्फ क्या थी, एक डिटेक्टिव स्टोरी, एक जासूसी कहानी थी। बट इट ऑल्सो प्रॉप्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडाइवल हिस्ट्री। लेकिन बाद में ये कहानी बताती थी किसके बारे में, मेटाफिजिक्स के बारे में, थियोलॉजी के बारे में और मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। तो बच्चों, मेटाफिजिक्स और थियोलॉजी हमने चैप्टर में भी पढ़ा था। ये फिलॉसफी की ही अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। मेटाफिजिक्स में हम पढ़ते हैं नॉलेज के बारे में, ट्रुथ के बारे में, और थियोलॉजी में हम पढ़ते हैं रिलीजन के बारे में। तो इनका जो नॉवल था द नेम ऑफ द रोज़, वो स्टार्टिंग में तो एक सिंपल सी डिटेक्टिव स्टोरी थी, लेकिन बाद में उसमें मेटाफिजिक्स भी आ जाती है, उसमें थियोलॉजी भी आ जाती है, और जो मिडाइवल हिस्ट्री था, मध्यकालीन इतिहास, उसके बारे में भी इस नॉवल में हम पढ़ सकते हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन था ये नॉवल, जो कि बहुत ही सीरियस थीम पे लिखा गया था और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा गया था। द रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ द बुक हावेवर रिमेन अ मिस्ट्री। और ये बुक इतनी ज़्यादा सफल क्यों हो गई थी, जो रीज़न था वो रीज़न सभी के लिए एक मिस्ट्री, एक रहस्य था। तो किसी के पास इस नहीं था इसका आंसर, किसी को नहीं पता था कि बुक इतनी फेमस क्यों हो गई थी। अम्बर्टो इको के लिए भी एक रहस्य था, और जो उनके पब्लिशर थे वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे कि ये बुक इतनी फेमस हो जाएगी। तो लोगों को ये बुक इतनी ज़्यादा अच्छी, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों लगी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के बाद भी, इतनी सीरियस थीम के बाद भी लोगों ने इसको इतना पसंद क्यों किया, ये एक रहस्य था, ये एक मिस्ट्री थी, किसी के पास इसका आंसर नहीं था। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये कंप्लीट चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लेमिंगो बुक का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।